नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसको मिलेगा टिकट, यानी कि टिकट का टेंशन अटेंशन। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अब तक कुल 267 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में जहां 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया था, वहीं दूसरी लिस्ट में 72 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। अब पार्टी की तीसरी लिस्ट का इंतजार है। माना जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशियों की तीसरी सूची 17 या 18 मार्च को जारी कर सकती है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीजेपी तीसरी लिस्ट में कुछ और मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है। ऐसे में कई सांसदों का टिकट इसमें कंफर्म भी हो सकता है। ऐसे में सूची में पहले और दूसरे लिस्ट की तुलना में विवादों से दूर रहने वाले नेताओं की संख्या ज्यादा हो सकती है। माना जा रहा है कि तीसरी लिस्ट से 1 दर्जन से अधिक मौजूदा सांसद बाहर हो जाएंगे। इससे पहले बीजेपी ने पहली और दूसरी लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में यूपी की किसी भी सीट से प्रत्याशी नहीं बनाया था। हालांकि पार्टी पहली सूची में 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी ने किया था। बची हुई जिन 24 सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची आनी बाकी है, उन सीटों में पार्टी के बड़े नेता रीता बहुगुणा जोशी, वरुण गांधी, मेनका गांधी, जनरल वीके सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, रमापति राम त्रिपाठी, संघमित्रा मौर्य, सत्यदेव पचौरी, संतोष गंगवार, ये बड़े नाम शामिल हैं। बरेली लोकसभा सीट से सांसद संतोष गंगवार की लगातार 10वीं बार उम्मीदवारी पेश करना चाहते हैं वो, जबकि बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य की टिकट हासिल करने में वो भी लगी हुई हैं। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी भी टिकट पाने की कतार में लगे हुए हैं। हालांकि तीनों नेताओं की सांसें अटकी हुई हैं। सूत्रों की अगर माने तो तीसरी लिस्ट में बिहार के कुछ सांसदों को भी हटाया जा सकता है। इनमें से एक अब मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को टिकट दिया जा सकता है। तो आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अगर बात की जाए बीजेपी की लिस्ट की, बीजेपी में टिकट के दावेदारों की लंबी लिस्ट है। ऐसे में तमाम जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट कटते भी नजर आ रहे हैं और नए कैंडिडेट को टिकट मिलते नजर आ रहे हैं। 2 सूची बीजेपी ने जारी कर दी। अब तीसरी सूची के बाद तमाम दिग्गज ऐसे हैं जिनके नाम का ऐलान हो सकता है और तमाम दिग्गज ऐसे भी हैं जिनके टिकट को काटा जा सकता है, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। क्या कुछ अहम जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? अब तीसरी लिस्ट में वो बड़े नाम जो लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। देखिए मनोज, बिल्कुल लोकसभा का चुनाव बिल्कुल कुछ ही दिन बचे हैं और इसको लेकर के लगातार प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो निकलती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने 2 लिस्टें को जारी कर दिया है, लेकिन तीसरी लिस्ट जो जारी होनी है उसमें बहुत से जो पुराने जो उनके नेता हैं, वो सांसद हैं, उन पे दांव खेलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब साफ है कि बहुत जल्द, आज से कल तक जो है भारतीय जनता पार्टी उन नामों की घोषणा बहुत जल्द कर देगी। ऐसे में अगर हम चर्चा करें तो बहुत से ऐसे नाम है जिनके नाम जो है कटने तय माने जा रहे हैं। लगभग अगर बात करें तो संघमित्रा मौर्य की अगर हम बात करते हैं बदायूं से, तो वहां पे उनकी एक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें वरुण गांधी की, तो उन्हें इस बार देखना पड़ सकता है चुनाव में कि क्या उन्हें टिकट मिलता है कि नहीं। दूसरी चीज, गोंडा हम अगर बात करते हैं कैसरगंज की सीट की अगर हम बात करते हैं, तो वहां की जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उनका टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है, जो कि उनकी पत्नी को हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सके और या उनके बेटे को मैदान में उतारने का प्रयास जो है वो करती नजर आ रही थी। लेकिन साफ है कि जो चर्चाओं के हम दौर की अगर बात करते हैं तो लगातार उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर के 80 महत्वपूर्ण सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग जो है अभी 29 नामों की घोषणा करनी बाकी रह गई है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन नामों की घोषणा बहुत जल्द करना चाहती है। उसके साथ ही निश्चित रूप से संदीप, अब जो नाम बचे हुए हैं उन पर अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनके नामों की घोषणा जल्द होगी और बीजेपी जल्द ही सभी नामों को फाइनल करना चाहेगी।
तो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने नई सूची जारी की है। समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट जारी हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की है। अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सुल्तानपुर से भी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर को प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने नई लिस्ट जारी की है और नई लिस्ट में कई अहम नाम शामिल हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। आपको बता दें, बदायूं से धर्मेंद्र यादव को पहले प्रत्याशी बनाया गया, तो उसके बाद वहां से शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। सुल्तानपुर से भीम निषाद को टिकट मिला है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। समाजवादी पार्टी ने नई लिस्ट प्रत्याशियों की जारी की है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस नाम की काफी चर्चा हो रही थी कि बदायूं से धर्मेंद्र यादव को हटाया गया है। अब धर्मेंद्र यादव को अगर प्रत्याशी बनाया जाएगा तो कहां से बनाया जाएगा, और अब यह साफ हो गया है कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। निश्चित रूप से आजमगढ़ महत्वपूर्ण सीट है सपा के लिए, और अंदेशा जताया जा रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि परिवार से ही कोई व्यक्ति आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। संदीप मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी ने नई लिस्ट जारी की है और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल 6 नामों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी है, और इसमें अगर हम नाम की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण नाम है आजमगढ़ का, धर्मेंद्र यादव का, जो कि दिनेश लाल यादव के सामने चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव को टिकट है, तो कहीं ना कहीं अभी उपचुनाव हुए थे जहां पर लोकसभा की महत्वपूर्ण सीट थी। उस चुनाव में अगर बात करते तो धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा था। अगर दिनेश लाल की बात करते हैं, दिनेश लाल को जीत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जिस तरीके से वहां की हम सीट की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ की सीट की बात कर रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। इसके साथ गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर डॉक्टर महेंद्र नागर को उतारा गया है मैदान में। इसकी साफ है कि जिस तरीके से उन पे जो है एक बार फिर से भरोसा जताया है समाजवादी पार्टी ने। मिश्रिक की अगर हम बात करते हैं तो मनोज कुमार राजवंशी को उतारा है मैदान में। वहीं सुल्तानपुर की बात करते हैं तो भीम निषाद को इस बार जो है मौका लोकसभा में दिया गया है। तो जालौन की अगर बात करते हैं, नारायण दास अरिवार को उतारा गया है। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी अपने लगभग दावों को जो खेलना जो है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो निश्चित तौर पे मनोज के आने वाले समय में पूरे प्रत्याशियों की लिस्ट जो है समाजवादी पार्टी के साथ जारी कर देगी। हाँ, निश्चित रूप से संदीप, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है। आपको बता दें, आजमगढ़ जो महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और सपा के लिए यहां नाक की लड़ाई है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। अब हम बात करेंगे सियासी धारा और नए नारे की। आपको बता दें, हाथ बदलेगा हालात कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के 2024 के नए नारे के साथ चुनावी प्रचार का आगाज किया है। कांग्रेस ने चुनाव के ऐलान से ठीक पहले हाथ बदलेगा हालात नारा दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार केंद्र में शासित मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के शासन में केंद्र, आपको बता दें, देश कई क्षेत्रों में पिछड़ गया है। देश में धर्म और जाति की राजनीति बढ़ गई है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है और अब चुनाव से पहले देश के हालात बदलने का नारा दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले भी कांग्रेस ने नया नारा दिया था। इसके पहले राहुल गांधी की यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा था, लेकिन इस बार राहुल गांधी की यात्रा के साथ न्याय यात्रा भी ये शब्द नया जोड़ा गया और इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा नया नाम दिया गया। अब कांग्रेस ने चुनाव से पहले नया नारा दिया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस नारे से कांग्रेस को कितना लाभ मिलता दिखाई देगा। तो प्रवेश शर्मा हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। प्रवेश, अगर बात किया जाए, नारों की राजनीति हमेशा से चलन में रही है और अब कांग्रेस ने नए नारे के साथ चुनावी आगाज किया है। नारा है हाथ बदलेगा हालात। क्या कहेंगे इस पर आप?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को लेकर सशक्त है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने सीधे तौर पर एक नया नारा उतारा है जिसमें कांग्रेस का कहना है कि हाथ बदलेगा। तो सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको बदलेगी, कांग्रेस उसको लाएगी। और विशेष रूप से प्रवेश जिस तरीके से ये नारा है हाथ बदलेगा हालात, क्या कांग्रेस के हालात इस बार बदल पाएंगे इस नारे के माध्यम से? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का जो ये नारा है विशेष रूप से मैं बता दूं कि हाथ बदलेगा हालात, सीधे तौर पर मैं बता दूं कि वो कांग्रेस के हालात की बात नहीं कर रहे हैं, वो देश के हालात की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा संभव हुआ कि कांग्रेस के हालात बदले तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। लेकिन स्लोगन की बात करें तो कांग्रेस ने स्लोगन को जरूर पूरी तैयारी के साथ उतारा है। सुबह दोपहर में लगभग 3 बजे के आसपास चुनावों की घोषणा हुई है और उसके थोड़ी देर बाद इस तरीके का स्लोगन उतारना कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने आप में चुनावी तैयारियों का बिगुल बजाते हुए देखा जा सकता है। जी प्रवेश, अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस का एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जमीनी अगर तैयारी की बात की जाए तो कांग्रेस कोसों दूर दिखाई दे रही है बीजेपी से। ऐसे में नारों के सहारे क्या बीजेपी को इस चुनावी समर में टक्कर देती नजर आ रही कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं सीधे तौर पर बता दूं कि अगर आप सीधी टक्कर की बात करेंगे तो बिल्कुल सीधी टक्कर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ना तय ही नहीं किया है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर गठबंधन बनाया, गठबंधन के साथ जो है इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर कई राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मैं कह दूं कि टक्कर अगर बात सीधे तौर पर करेंगे तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, गठबंधन के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं कुछ सीटों को छोड़कर जिस तरीके से कांग्रेस ने किया है, जबकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो फैसला कहीं ना कहीं निश्चित रूप से प्रवेश, अगर गठबंधन के साथ देखने वाली बात रहे कि गठबंधन के साथ कितना ये गठबंधन भाजपा को टक्कर दे पाता है और ये जो नारा है वो कांग्रेस के लिए कितना मुफीद साबित होने वाला है। अब हम बात करेंगे गफलत या खिलाफत की। दरअसल गफलत या खिलाफत, आपको बता दें एमआईएम के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट के सामने ओवैसी ने एनआरसी का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि सीएए के लागू करने पर तत्काल रोक लगाई जाए। 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए कानून लागू कर दिया। इसको लेकर कहीं समर्थन मिल रहा है तो कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है, कई जगह विरोध के सुर भी सुनाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में एमआईएम के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट के सामने ओवैसी ने एनआरसी का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर मांग की है कि सीएए के खिलाफ सीएए लागू करने पर तत्काल रोक लगाई जाए। आपको बता दें एमआईएम चीफ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सीएए के बाद देश में एनआरसी आ रहा है और इसका सीएए के साथ सीधा संबंध है। ओवैसी ने कहा कि एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की केंद्र सरकार की योजना है। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीएए की वजह से पनपने वाली दिक्कतें केवल अल्पसंख्यक वर्ग को नागरिकता लेने से दूर करने वाली नहीं है, बल्कि नागरिकता देने से इनकार करने के लिए परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय को अलग थलग करना भी है। ओवैसी ने अपनी याचिका में कहा कि सीएए संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह आर्टिकल 14, 25 और 21 का उल्लंघन भी करता है। ऐसे में जब तक मामले की सुनवाई होती है तब तक इस कानून के लागू होने पर रोक लगा देनी चाहिए। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए के नोटिफिकेशन जारी होने पर कहा था कि धर्म के आधार पर किसी कानून को नहीं बनाया जा सकता। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवीण गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, एमआईएम लगातार मुखरता से विरोध करती रही है सीएए का, एनआरसी का मुद्दा भी ओवैसी ने उठाया। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से इसको रोकने की कोशिश के प्रयास किए गए हैं। ओवैसी ने याचिका दाखिल की है, क्या कहेंगे इस पर?
जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से सीएए का मुद्दा पिछली बार उठाया गया था और इनकी जो शर्तें थी सीएए की वो लागू करने के बाद पर दिल्ली के शाहीन बाग में पूरा इन्होंने जितने दिन सीएए का मामला चला, शाहीन बाग में पूरा उतने दिन तक वहां पे पूरा विरोध प्रदर्शन रहा था। और अब जब सीए दोबारा जो संविधान वो लागू कर दिया गया है सीए, और मैं बता दूं आपको कि इनको अब एक डेट निर्धारित कर दी गई है कि जो लोग 2014 से पहले, जो 2014 से जो पहले लोग यहाँ आ चुके हैं सिर्फ वही रहेंगे, और जो लोग 2014 के बाद में यहाँ पर आए हैं उनको अपना भारत देश छोड़ के दूसरी कंट्रियों में जहां जहां से वो आए हैं वहां जाना पड़ेगा। जी हाँ प्रवीण, आपका शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए। आपको बता दें कि लगातार केंद्र सरकार और तमाम एजेंसियों के माध्यम से इस बात को बताया भी जा रहा है कि ये कानून जो है वो नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम इस तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं और एक कम्युनिटी को बरगलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत एमआईएम के नेता ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब हम बात करेंगे केजरीवाल को सुप्रीम राहत एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केजरीवाल को सुप्रीम राहत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। राउंज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी है और उन्हें कोर्ट से वापस जाने को कह दिया। कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 15,000 रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए के, आपको बता दें 15,000 रुपए और 1 लाख रुपए के 2 मुचलकों पर जमानत दी है। इससे पहले इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश होने के लिए केजरीवाल को अब तक 8 बार समन जारी हो चुके हैं, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। मामला कोर्ट में है। कोर्ट की ओर से राहत मिलने के बाद केजरीवाल ने कोर्ट से बाहर निकले और उन्होंने ईडी की ओर से दर्ज किए गए 2 मामलों की सुनवाई अभी जारी रहेगी। इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल बताई जा रही है। इससे पहले कल शुक्रवार को राजधानी दिल्ली की एक सत्र अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का समन नजरअंदाज करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष जारी कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राउंज एवेन्यू की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ईडी का पक्ष रखेंगे, तो अरविंद केजरीवाल के लिए 2 वकील रमेश गुप्ता और राजीव मोहन पेश हुए हैं। तो शराब घोटाले में केजरीवाल को अब सुप्रीम राहत मिली है। और प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए केजरीवाल की, तो शराब नीति घोटाले का ये जो मामला है, लगातार समन पर समन जारी हो रहे थे, केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे। आज केजरीवाल पेश हुए, लेकिन उनके लिए आज बड़ी राहत का दिन रहा। कोर्ट से उनको राहत मिल गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ईडी की तरफ से लगभग 8 समन जो है केजरीवाल को भेजे गए, लेकिन वो किस पेश नहीं हुए, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर थी। खुद अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि लीगल है और बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, लेकिन आज जब वो कोर्ट में पेश हुए तो सीधे तौर पर मैं बता दूं कोर्ट ने उनको मुचलकों पर जमानत दे दी और उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी राहत के साथ ली। लेकिन बड़ी एक आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये हमला किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की योजना है और सीधे तौर पर वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी जो है सवालिया निशान उठा रहे थे। लेकिन आज कोर्ट तो उनको जो है ये रियायत दी, तो उसके बाद से आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके की रही। किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जरूर कहीं ना कहीं राहत। जी निश्चित रूप से प्रवेश, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिली है। लगातार समन पे समन जारी हो रहे थे और केजरीवाल बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर भी हो रहे थे और किसी भी समन पर वो हाजिर नहीं हुए। हालांकि आज उनको सुप्रीम राहत मिली है। अब बात करेंगे पूरे इंतजाम और तारीखों का ऐलान। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान आज कर दिया है। इस बार भी 7 चरणों में मतदान होने जा रहे हैं। वहीं रिजल्ट 4 जून को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा के चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने का ऐलान किया है। मौजूदा लोकसभा
का कार्यकाल जो है वो 16 जून को खत्म हो रहा है और नई लोकसभा का गठन उससे पहले होना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में विधानसभाओं का कार्यकाल भी जून में अलग अलग तारीखों में खत्म हो रहा है। चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारी टीम अब पूरी हो चुकी है। हम भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा वादा है कि इस तरह से राष्ट्रीय चुनाव कराने का कि जिससे विश्व स्तर पर भारत का गौरव बढ़ सके। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को शुरू होगी, वहीं 26 अप्रैल को दूसरा चरण, 7 मई को तीसरा चरण, 13 मई को चौथा चरण, जबकि 20 मई को पांचवां चरण, 25 को छठा और 1 जून को सातवें चरण की वोटिंग होगी और 4 जून को फाइनल मतगणना होगी। और पूरी स्टेट्स में इन सबके साथ समीक्षा करने के दौरान और उसके बाद हमें ये विश्वास है कि हम एक यादगार, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के रूप में सबकी भागीदारी के साथ सुनिश्चित कराएंगे। बिफोर आई शेयर द शेड्यूल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द 2 इयर्स पीरियड तैयार किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो लेट अस शो यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बाय विच वी आर डूइंग दिस इलेक्शंस। We have 97 crore registered voters, more than the combined voters की कोई भी छूटे नहीं। नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है। हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे। बरेली से अहम खबर सामने आ रही इस वक्त की ये बड़ी खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर बरेली से आपको रूबरू करा रहे हैं। जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप पर गिर सकती है गाज। अनुशासनहीनता और लापरवाही के चलते गिरेगी गाज। इस वक्त की ये बड़ी खबर बरेली से। बीरपाल सिंह यादव बनाए जा सकते हैं जिलाध्यक्ष। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं बीरपाल सिंह यादव। तो बरेली से यह अहम खबर, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा जिला संगठन में जल्द बड़ा फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप पर गिर सकती है गाज। अनुशासनहीनता और लापरवाही के चलते गिरेगी गाज। यह अहम खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बरेली से यह खबर, जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप पर गिर सकती है गाज। आपको बता दें, अनुशासनहीनता और लापरवाही के चलते गिरेगी गाज। इस बीच सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 5 वर्षीय मासूम दुष्कर्म का शिकार हुई है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, थाना मिश्रिक क्षेत्र में आरोपी संग पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की यह बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है। 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। थाना मिश्रिक क्षेत्र में आरोपी संग पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर सीतापुर से आपको दिखा रहे हैं। आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिश्रिक के अंतर्गत कल एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि एक 5 वर्ष की बच्ची के साथ में एक 35 वर्ष के व्यक्ति ने बलात्कार किया गया है। तो पुलिस के द्वारा उसमें पॉक्सो एक्ट और 376 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। ये व्यक्ति, इसका नाम मनोज है, ये थाना मिश्रिक का ही रहने वाला है। इसको आज पुलिस की टीम, जिसमें थाना मिश्रिक पुलिस तथा एसओजी की टीम शामिल थी, इनके द्वारा जब इसकी घेराबंदी करके गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में इसको अस्पताल में दाखिल किया गया है। बच्ची का मेडिकल व अन्य वैधानिक कार्रवाई करते हुए आगे की उसकी काउंसलिंग इत्यादि की जा रही है। तो हमारे खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।